हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के 2 और 3 नंबर में जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही कुछ टॉप 10 क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किरचॉफ का नियम क्या है। देखिए बच्चों, किरचॉफ के 2 नियम है, एक संधि का नियम है, दूसरा बंद पास का नियम है। दोनों नियम को हम शॉर्टकट में समझ लेंगे। अति लघुत्तरी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे लघुत्तरी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से दे सकें इसका जवाब। ठीक है, देखिए बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का नियम किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग, बीजीय योग। देखिए हमारा कोई भी परिपथ है, उसके परिपथ की संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजीय योग होगा वो क्या होता है, सदैव शून्य होता है, अर्थात संधि का नियम कहलाता है। यानी कि संधि का नियम ये कहता है, यदि किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजीय योग होगा वो सदैव शून्य होगा, अर्थात सिग्मा i इक्वल टू होगा 0। ठीक है, दूसरा नियम है जिसे कहते हैं बच्चों बंद पास का नियम है। बंद पास का नियम भी समझ लीजिएगा। देखिए बंद पास का नियम कहता क्या है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में, हमारे पास कोई एक परिपथ है, उस परिपथ के किसी भी बंद पास में लगे प्रतिरोध, उसमें जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, लगे प्रतिरोधों का उनमें प्रवाहित धाराओं के जो लगे हुए प्रतिरोध हैं तथा उनमें प्रवाहित धाराओं का गुणनफल का जो बीजीय योग होगा उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। समझिएगा, यानी कि कोई भी परिपथ है, वो कैसा परिपथ है, बंद पास जो है इसमें लगा हुआ है, उस बंद पास में लगे हुए प्रतिरोध हैं, जो प्रतिरोध हैं और उनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, इनों दोनों का गुणनफल का बीजीय योग जो होगा उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात सिग्मा i r इक्वल टू होगा सिग्मा e। ठीक है, समझ में आ गया। ये था जो हमारे किरचॉफ के दोनों नियम। ठीक है, अगला बच्चों आते हैं चालक क्या होते हैं। देखिए बच्चों, चालक क्या होते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी इन पर पूछी जाती है। तो वे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र लगाने पर, देखिए ऐसे पदार्थ या फिर वे पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता, आवेश का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाता, चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, चांदी आदि। जैसे या फिर आप अपनी तरफ से डिफिनेशन बना के लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन होता है वे सभी विद्युत चालक कहलाते हैं या फिर चालक कहलाते हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए बच्चों, देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, द्विपात कोण क्या होता है। देखिए द्विपात कोण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए समझिए, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण को, जो न्यून कोण होगा उस न्यून कोण को उस स्थान का द्विपात कोण कहते हैं। नोट में आपको बताया गया कि द्विपात कोण का मान जो होता है, जैसे ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे बदल जाएगा। समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की आपको परिभाषा देनी। देखिए किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय वस्तु लोहा, कोबाल्ट को अपनी ओर, चुंबकीय वस्तु लोहा, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक कोई भी वस्तु को, जो चुंबकीय वस्तु होगा उसको अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विचलन कोण क्या होता है। देखिए विचलन कोण क्या होता है समझिए। प्रिज्म पर आपतित किरण, देखिए प्रिज्म जो होता है, आपने प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है आपको। ठीक है, प्रिज्म पर आपतित किरण तथा आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात, देखिए हमारा कोई प्रिज्म है, उस पर आने वाली किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण जो होता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। बच्चों हमारा जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है आपको समझना चाहिए। देखिए लेंस की फोकस दूरी जो होती है बच्चों, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, लेंस के अपवर्तन पर भी निर्भर करती है, लेंस का जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अपवर्तन पर भी निर्भर करती है, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है लेंस की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ आंख का नेत्र, स्वस्थ आंख जो होती है उसका जो निकट बिंदु होता है वो कहाँ होता है। बच्चों निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। और अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि दूर बिंदु कहाँ होता है तो आपको याद रखना है कहाँ पर होता है बच्चों, अनंत पर होता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। देखिए आंख की समंजन क्षमता जो होती है इस पर बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर टिप्पणी पूछी जाती है। देखिए होता क्या है, यानी कि आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए आप कभी अपने पास की वस्तु देख रहे थे और अचानक आप दूर की वस्तु देखते हैं तो वो क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही होता है। आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं।
समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं देखिए, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक यानी कि स्थान समान, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब Cl17 होता है, Cl17 होता है, इसका कभी कभी आपको 35 लिखा हुआ मिलेगा और Cl17 ही होता है, इसका परमाणु क्रमांक तो 17 ही होता है, लेकिन कभी कभी Cl36 इसका द्रव्यमान संख्या मिलती है लेकिन, और कभी 35 मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल में द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 35.5। ठीक है, अगला बच्चों नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए, नाभिकीय बल को परिभाषित कीजिए। नाभिकीय बल क्या होता है? देखिए नाभिकीय बल क्या होता है, नाविक के भीतर लगने वाला वह बल, देखिए नाभिकीय बल है तो नाविक के भीतर लगेगा, तो नाविक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है, यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं दोनों को परस्पर बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहलाता है। समझिए, यानी कि नाविक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को परस्पर बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। समझ में आ गया? तो नाभिकीय बल भी समझे। तो मैंने आपको टॉप 10 जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दी, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में फंस ही जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से रिविजन करके पढ़कर जाना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।